Hi guys, this is Amandeep here and I welcome you to a yet another video on our YouTube channel DIY Banking. I hope you guys are doing well and have got yourself and your family members fully vaccinated. तो guys आज के इस वीडियो में हम करंट अकाउंट मेंटेनेंस को लेकर जो आरबीआई के नोटिफिकेशंस, इनफैक्ट आई शुड से जो नोटिफिकेशंस की एक झड़ी चलती आ रही है पिछले ऑलमोस्ट एक साल सवा साल से, उसी झड़ी के अंदर आरबीआई ने एक लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो 29 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया है. एंड आई सिंसियरली होप कि एक फाइनल नोटिफिकेशन हो इस झड़ी में एंड इसके बाद अब और कोई चेंजेस ना आए, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 नोटिफिकेशन एक के बाद एक आ चुके हैं एंड आई होप ये फाइनल हो. तो इस नोटिफिकेशन में आरबीआई ने जो भी कस्टमर्स, बैंकर्स, इंडस्ट्री वगैरह ने जितने भी क्वेरीज रेज किए थे, कंसर्न्स रेज किए थे, मोस्ट ऑफ देम को एड्रेस कर दिया है, काफी सिंप्लीफाई कर दिया है. तो या आई होप आप सब इस गाइडलाइन से बेनिफिट कर सके. और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस फाइनल नोटिफिकेशन को समझने वाले, इंक्लूडिंग कुछ मेन चीजें लाइक अब जो सीसी और ओडी अवेल करने वाले कस्टमर्स है, फाइनली अब वो किधर अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, किधर नहीं मेंटेन कर सकते हैं, किधर सिर्फ कलेक्शन अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, तो वो हम क्लियरली डिस्कस करने वाले हैं. और उसी के साथ साथ ऐसे कस्टमर्स का क्या जिन्होंने सीसी ओडी ले ही नहीं रखी है, सिर्फ टर्म लोन लिया हुआ है, तो वो कहाँ पे करंट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं. एंड देन कौन से करंट अकाउंट्स हैं जो टोटली एग्जेम्प्टी हैं इस गाइडलाइन से. कुछ करंट अकाउंट्स का आरबीआई ने एग्जेम्प्टी कर दिया है, तो उनको तो फिर फ्रीली किसी भी बैंक के साथ कभी भी खुलवाया जा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैंकिंग एक्सपोजर. एंड लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पता नहीं बहुत सारे लोग आई थिंक इसको मिस कर जाते हैं कि ऑन गोइंग बेसिस पे एक मॉनिटरिंग होने वाली है. तो चाहे अगर ये गाइडलाइन या नोटिफिकेशन आपके ऊपर आज एप्लीकेबल ना हो, बट देन ऑन गोइंग बेसिस पे इसकी क्या मॉनिटरिंग होने वाली है एंड उसका आपके और मेरे जैसे कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसको भी हम कवर करने वाले हैं. एंड हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप किए बिना इसे पूरा एंड तक देखें, ताकि ये गाइडलाइन आपको अच्छे से समझ में आ जाए. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे फटाफट एक लाइक देकर आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके कॉलेज ग्रुप, रिलेटिव्स ग्रुप, फैमिली ग्रुप, सोसाइटी ग्रुप, सब में इसे फॉरवर्ड कर दें. आपके जो भी कमेंट्स या क्वेरीज हो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने इतना कुछ कर ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और नोटिफिकेशन वाला वो जो बेल आइकन है वो भी जरूर प्रेस कर दें. सो ग्रेट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, ये करंट अकाउंट मेंटेनेंस को लेकर जो फर्स्ट गाइडलाइन आया था आरबीआई का अभी हाल फिलहाल में, वो लास्ट ईयर 6 अगस्त 2020 को आया था. और उसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड प्रीमियम वीडियो हम ऑलरेडी इस चैनल पे कर चुके हैं, उसका लिंक अभी ऊपर आई बटन में डाल दिया है. तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप जो ये आई बटन वाला वीडियो है उसे भी पूरा देख लें, ताकि एक अच्छे से कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाए. अगर आपको इसका बैकग्राउंड पूरा सही से पता नहीं है तो आपको वो भी मिल जाएगा और आप समझ पाएंगे कि तब क्या आया था और अभी क्या चेंजेस आरबीआई ने करके उसको कैसे सिंप्लीफाई कर दिया है. तो मतलब मेरे वही समझ में नहीं आता है कि आरबीआई ने जितनी मेहनत इस एक सिंपल सी चीज पे लास्ट एक साल में करी है, अगर उतनी मेहनत एनपीए और फ्रॉड बैंक्स के पीछे करी होती तो आई थिंक कस्टमर्स का कुछ ज्यादा भला हो सकता था. मतलब एक के बाद एक सर्कुलर्स लॉन्च हुए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं हर 1-2 महीने में. और ये तो होना ही था, क्योंकि जो पहला ये नोटिफिकेशन आया था अगस्त 20 में, उसमें इतने सारे मतलब लूपहोल्स ही थे. ऐसा एकदम मतलब ब्लेटेंट निकाल दिया था. फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कस्टमर सीसी अवेल कर रहा है तो कोई भी बैंक, इंक्लूडिंग दैट सीसी बैंक इटसेल्फ, कोई करंट अकाउंट ही नहीं खोल सकता है उस बोरोवर का. तो इसमें मतलब प्रैक्टिकलिटीज कहाँ चले गए सारे. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर है जिसने सीसी सिर्फ एक बैंक से लिया हुआ है, पर एक कुछ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टर्म लोन उसने दूसरे बैंक से लिया हुआ है, ठीक है, जिसके एसेट्स वगैरह सब कुछ वो दूसरे बैंक को चार्ज है, तो अब उस प्रोजेक्ट के रिसीवेबल्स से तो रीपेमेंट होने वाला है वो दूसरे बैंक का, तो वो प्रोजेक्ट के जो कैश फ्लोज हैं वो तो दूसरे बैंक को अपने करंट अकाउंट में मंगवाने पड़ेंगे ना. या वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, वो कैश फ्लोज भी आप वो सीसी अकाउंट में जाने दो, फिर वहां से मैं बोरोवर पे रिलाई करूंगा कि वो सीसी अकाउंट से वापस इस अकाउंट में वो फंड्स ले आए. तो ये सब मतलब जो छोटे मोटे प्रैक्टिकलिटीज थे वो पूरी तरह से इग्नोर्ड थे उस सर्कुलर में. तो ये झड़ी तो लगनी ही थी. एंड लास्ट डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, उसका तो मुझे लगता है कोई मतलब ही नहीं रह गया था. इतनी बार वो लास्ट डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गई, पोस्टपोन कर दी गई इन्हीं सब इश्यूज के कारण. तो ऐसा हो गया था कि बीच में तो बोरोवर्स और बैंक्स और लाइक कि हाँ मतलब ठीक है, इसका तो फिर से एक अगला डेट आ ही जाएगा, क्योंकि सबको पता था इसमें इतने सारे अभी लैकुनाज है कि वो क्लियर किए बिना नो वन विल बी एक्सपेक्टेड टू अदेयर टू देम. तो यही हुआ. पहले की एक डेट आई थी 5 नवंबर, फिर आई 15 दिसंबर इसको इम्प्लीमेंट करने की लास्ट डेट. फिर 15 दिसंबर के बाद तो आई थिंक सब चुप हो गए थे. मतलब इतने क्वेरीज जा रहे थे आरबीआई को और आरबीआई की तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा है. 15 दिसंबर निकल गई, कोई अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहे हैं. तो बेसिकली इसका पूरा एक मुझे लगता है मजाक सा बन के रह गया था. एंड उसके बाद फाइनली जब रियलाइज हुआ आरबीआई को, सारे क्वेरीज पे काम किया, फिर एक साल जब होने आ रहा था इस गाइडलाइन को 6 अगस्त को, तो 4 अगस्त 21 को फिर एक और नोटिफिकेशन निकाला. फिर उसमें भी सारे प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं किए और उसकी एक डेडलाइन दे दी 31 अक्टूबर की अब लास्ट, कि भाई 31 अक्टूबर के बाद तो बैंक्स को जो है जो भी अकाउंट्स कंप्लाई नहीं कर रहे हैं उन पे फ्रीज लगा देना है.
फिर उसका भी एक क्लैरिफिकेशन ये 29 अक्टूबर वाले सर्कुलर में दिया, मतलब 31 अक्टूबर को डेडलाइन है और 29 अक्टूबर को एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है जिसमें फिर से फाइनली बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करी और फिर से 1 महीने का टाइम दे दिया। तो 30 नवंबर आई थिंक वॉज द फाइनल ड्यू डेट ऑफ दिस गाइडलाइन। एंड उस दिन मुझे लगता है फिर काफ़ी सारे बैंक्स ने जो भी अकाउंट जो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं उन पे फाइनली फिर फ्रीज लगा दिया है। एंड गाइज डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे इस थॉट से प्रॉब्लम नहीं है। आरबीआई जो यहाँ पे अचीव करना चाह रहा है वो एक्चुअल में तो अच्छी ही चीज़ है, हमारे लिए भी, मतलब कस्टमर्स के लिए भी हो चाहे बैंकर्स के लिए, वो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, इसके पहले जो करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए जो गाइडलाइन थी आरबीआई की, वो ये थी कि अगर कोई बैंक के जो एक नए कस्टमर का करंट अकाउंट खुल रहा है, जो कस्टमर ऑलरेडी सीसी अवेल करता है किसी दूसरे बैंक के साथ, तो इस नए बैंक को, उस सीसी बैंकर को सिर्फ एक लेटर भेजना है रिक्वेस्टिंग फॉर एनओसी। अब वो लेटर भेजने के 3 हफ्ते के बाद तक अगर सामने वाले बैंक से एनओसी भी नहीं आती और कोई डिनायल लेटर भी नहीं आता, कोई कम्युनिकेशन अगर नहीं आता, तो इसको कूलिंग पीरियड बोल रखा था कि 3 वीक से कूलिंग पीरियड के बाद ये जो नया बैंक है इट कैन डीम टू हैव रिसीव दैट एनओसी। किसी भी रिस्पॉन्स के एब्सेंस में ऐसा मान लिया जाएगा कि इस नए बैंक को उस एग्जिस्टिंग बैंक की एनओसी मिल गई है। तो इस चीज़ में क्या है कि ना बहुत से बैंक इसको बाईपास कर रहे थे, इस रूल को स्मार्टली उसका अनड्यू एडवांटेज उठा रहे थे। तो क्या कर रहे थे कि सामने वाले बैंक के गलत ब्रांच पे या गलत एड्रेस पे वो रिक्वेस्ट लेटर भेज देंगे एनओसी का, या फिर उसको किसी गलत रिलेशनशिप मैनेजर के नाम पे एड्रेस कर देंगे, या बिना रिलेशनशिप मैनेजर का नाम डाले वो कुरियर कर देंगे। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि सामने तो ऐसा दिख रहा था कि एग्जिस्टिंग बैंकर के पास वो रिक्वेस्ट लेटर पहुंच गया है, पर बिकॉज सही आदमी के हाथ में नहीं पहुंचा है, तो इसके कारण से वहाँ से एनओसी आ नहीं रही थी और इसके एम्बिट के अंदर बैंक्स भी बिंदास अकाउंट्स खोले जा रहे थे। तो ये सबको प्लग करने के लिए आरबीआई ने ये काम अच्छा किया, क्योंकि फिर क्या है कि अगर एक बार आपके पास एक दूसरा नया अकाउंट खुल जाए तो फिर क्या है कि आप आपके सीसी अकाउंट में सारा पैसा लाने की जगह आराम से किसी और करंट अकाउंट में कोई सा पैसा ला सकते हैं और वहीं से उसको स्पेंड भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई चीज़ है जो आपका सीसी बैंकर ने अप्रूव नहीं करी है, या फिर यहाँ सीसी में आपका इंटरेस्ट कोई बोरोवर पे नहीं कर पा रहा है, और डिस्पाइट ऑफ दैट फंड्स यहाँ लाने की जगह वो कहीं और घुमा के ले जा रहा है, दैट मीन्स उसका इंटेंशन खराब है, वो यहाँ का इंटरेस्ट पे करना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे सब सिनेरियोज में बैंक को विलफुल डिफॉल्ट की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। पर अब इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये तो नहीं कि हम एक्सट्रीमली अपोजिट एंड पे चले जाएं। मतलब पहले इतना लूज था ये सब कुछ कि आराम से कोई भी बैंक करंट अकाउंट खोल पा रहा था, और अभी इतना टाइट कर दिया कि 6 अगस्त 2020 के सर्कुलर के हिसाब से जो सीसी बैंकर खुद है, जहां से सीसी चल रही है, वो भी करंट अकाउंट नहीं खोल सकता अपने खुद के ही बोरोवर का। मतलब ये भी तो फिर कोई बात नहीं हुई। बहुत सारे दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से करंट अकाउंट की जरूरत पड़ सकती है। एक ही कस्टमर के कोई 4-5 अलग अलग प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसके लिए वो अलग अलग अकाउंट्स बना सकता है, या कुछ और पर्पस स्पेसिफिक 3-4 करंट अकाउंट्स रख सकता है। तो सब में तो उसको सीसी रखने की जरूरत नहीं है, सीसी एक अकाउंट में चल सकती है, बचा हुआ काम 4 अलग करंट अकाउंट में चल सकता है। और जो सीसी बैंकर खुद है वो चारों अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स कभी भी देख ही सकता है ना, तो वहां तो वो डिफॉल्ट या कोई इंटेंशन का कोई प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो उसी बैंक के पास सारे अकाउंट्स हैं, तो वो कभी भी उसको मॉनिटर कर सकता है। तो गाइस पर्सनली मुझे तो यही लगता है कि ये जो रूल्स चल रहे थे ये कुछ तो मतलब बन रहे थे, ऑलरेडी गवर्नमेंट के दिमाग में थे, ये वर्क इन प्रोग्रेस था। बट जैसे ही सडनली मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया कोविड के कारण, उसके बाद मुझे लगता है ये काफ़ी सारा डर था इंडस्ट्री में कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन रिलेटेड स्ट्रेस बहुत सारे बोरोवर्स जो एक नॉर्मल सिनेरियो में शायद डिफॉल्ट नहीं मारते थे वो भी डिफॉल्ट मारने वाले हैं, या फिर ये जो एक मोटिवेशन है कैश फ्लोज को कहीं और से रूट करने का और अपने सीसी बैंकर को के साथ फ्रॉड करने का, तो ये सारा मोटिवेशन अब जो बोरोवर्स के पास बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना सारा स्ट्रेस आ गया था ऑन अकाउंट ऑफ पेंडेमिक इकोनॉमी में। तो मुझे लगता है इसलिए वो जिस भी फॉर्म में वो गाइडलाइन जहाँ तक भी पहुंची थी, जैसी भी थी, उसको रश में एज इट इज ही अगस्त 20 में रिलीज कर दिया था। एंड ये सबको ऑलमोस्ट सारे एक्सपर्ट्स को पता था कि ये ऐसी गाइडलाइन कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाएगी अपने कंट्री में, रादर किसी भी कंट्री में, और इसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे कि एक फाइनल इसका जवाब आए। एंड होता क्या है ना कि ऐसी चीजें अटर केओस क्रिएट कर देती है, मतलब पूरे मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर अननेसेसरी का एक केओस था। मतलब लोग ऑलरेडी कोविड और पेंडेमिक और इन चीज़ों से परेशान है और वो भाग कर रहे हैं कि अरे मेरा करंट अकाउंट कहीं फ्रीज नहीं हो जाए, अरे फिर से एक नया नोटिफिकेशन आ गया मेरा करंट अकाउंट फ्रीज हो गया तो भाई पेमेंट्स कैसे करूंगा, पैसे नहीं आ पाएंगे। तो ये पूरा मतलब अटर केओस था, अटर स्टूपिडिटी चल रही थी मेरे हिसाब से। बैंक्स भी मतलब जो जुगाड़ हमारी कंट्री में बोला जाता है ना, ऐसे ऐसे जुगाड़ फिर अपने बोरोवर्स के पास लेके जा रहे थे उनके करंट अकाउंट चालू रखने के लिए कि मतलब मैं तो मतलब क्या बताऊँ आपको। फॉर एग्जांपल एक ऐसा जुगाड़ था कि बैंक खुद सामने से अपने कस्टमर्स को बोल रहा था कि ठीक है अगर आपको भी 2 करंट अकाउंट 3 करंट अकाउंट मेंटेन करने हैं अलॉन्ग विद द सीसी अकाउंट, तो आप एक काम करो, आपकी सीसी लिमिट सपोज अगर 25 लाख की है तब उसमें से 1000 रुपए की 1000 रुपए की सीसी लिमिट कार्व आउट करके 3 करंट अकाउंट में लगा लो, या 100 रुपए की भी 1-1 रुपए की भी ओडीज लगा रहे हैं बैंक। मतलब बैंक्स के एंड पे भी इतना ऑपरेशनल टाइम वेस्ट हो रहा है, कस्टमर के एंड पे भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और आपका मोटिव तो अभी भी अचीव ही नहीं हो रहा है, पर्पस तो डिफीट ही हो गया। क्योंकि फिर ये बैंक्स ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाल लिया कि भाई ये थोड़ी गाइडलाइन में मना है कि मेरे पास 4 सीसी अकाउंट नहीं हो सकते, तो लो भाई मैंने 1-1 रुपए के 100 रुपए के बना लिए 4 सीसी अकाउंट। तो इसके लिए अपनी कंट्री में ये मतलब इम्प्रैक्टिकल है ऐसे गाइडलाइंस के साथ आना।
एंड एनीवे, तो हम क्विकली आगे बढ़ते हैं। अच्छा है कि 29 जो अक्टूबर का क्लैरिफिकेशन है वो आ गया है। तो गाइस अब आपको बता दूं कि अगर आपका सीसी, पहले हम सीसीओडी कस्टमर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अवेल करने वाले कस्टमर हैं तो, और अगर आपका एक्सपोजर अक्रॉस बैंक्स, सारे बैंक से मिला के अगर आपकी 5 करोड़ से अंदर अंदर की सीसी या ओडी है, तो अब आप पे ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। एज सिंपल एज दैट। 5 करोड़ से नीचे की अगर लिमिट है, यू आर फ्री। आपको कोई भी दूसरा बैंक के साथ जो भी करंट अकाउंट वगैरह खुलवाना है आप खुलवा सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना सारा केओस होने के बाद अब आपको जो सीसी बैंकर है वो भी अब इस चीज पे क्लोज वॉच रखने वाला है कि आप कोई नॉन लेंडिंग बैंक के साथ कहाँ पे करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं और क्यों खुलवा रहे हैं। और मॉनिटरिंग इन जनरल थोड़ी सी बढ़ने वाली है। बट हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपका कोई ऑलरेडी करंट अकाउंट आपकी सीसी बैंक के बाहर चल रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बैंकर आपका सीसी अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता है या सामने वाला बैंक आपका करंट अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ भी अगर वो बैंक्स कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ये इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर ये आरबीआई का जो सर्कुलर है उसका लिंक भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप वो सर्कुलर प्लीज़ उनको दिखाकर क्लियरली ये बोल सकते हैं कि अगर 5 करोड़ के नीचे आपका एक्सपोजर है तो वो लोग आपका करंट अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते हैं। बस अब आप जैसे कस्टमर्स को एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका जो करंट अकाउंट बैंकर है वो आपसे एक अंडरटेकिंग लेगा कि आपका जो टोटल सीसी या ओडी लिमिट से जो आप ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम से अवेल कर रहे हैं वो एज ऑन डेट 5 करोड़ से अंदर अंदर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें एक एंड है अंडरटेकिंग में कि एंड गोइंग फॉरवर्ड जब भी आपका एक्सपोजर 5 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगा, एज ऑन दैट डेट विद इन 3 months ऑफ दैट आप इस बैंक को इंटीमेट करेंगे। रादर आप सारे बैंक्स को इंटीमेट करेंगे कि अब आपका एक्सपोजर जो है वो 5 करोड़ से ऊपर चला गया है। एंड उसके बाद अगर ये गाइडलाइंस फिर जिस भी हिसाब से फ्यूचर में उस टाइम पे जो भी ये गाइडलाइन जैसी भी एप्लीकेबल होगी तो उस टाइम पे जो भी एप्लीकेबिलिटी है उस हिसाब से फिर आपके अकाउंट्स का मेंटेनेंस को बैंक को रिव्यू करने का हक रहेगा। तो इसमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ रही है। ऐसा कोई डरने की भी बात नहीं है इसमें, पर इवेंचुअली कभी अगर आपसे मिस हो जाता है तो बाद में बैंक्स के पास राइट रहेगा फिर आपको अननेसरी इसमें पेन देने का, कुछ पेनल्टी लगाने का, या फिर ऑल ऑफ अ सडन अगर उनको आपके सिविल डेटा में या ऐसे में रिपोर्टिंग वगैरह में कहीं पे दिख जाता है ये, तो हो सकता है कि फिर वो बिना किसी इंटीमेशन के उनको मजबूरन जो है उस पर फ्रीज लगाना पड़े, तो आपके कुछ पैसे अटक जाए या कुछ पेमेंट्स अटक जाए, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। एंड अगर आपका सीसी या ओडी का जो एक्सपोजर है वो मोर देन 5 करोड़ है तो फिर आपके ऊपर जो गाइडलाइन एप्लीकेबल है वो ये है कि कोई भी लेंडिंग बैंक यानी कोई भी सीसी बैंक जो है वो करंट अकाउंट खोल सकता है। तो पहले जो मैं वो बता रहा था कि 6 अगस्त वाले में जो लिख दिया था कि सीसी बैंकर खुद भी करंट अकाउंट नहीं खोल सकता है, तो यहाँ पे फाइनली वो प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम रेगुलेटर ने समझ ली और उन्होंने बोला है कि हाँ, जो सीसी बैंक्स हैं वो फ्री हैं ये करंट अकाउंट्स खोलने के लिए, प्रोवाइडेड कि ऐसे बैंक का जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए आपके उस बोरोवर के ओवरऑल बैंकिंग एक्सपोजर में। तो अगर 10% से ऊपर है तो वो सीसी बैंक आपके करंट अकाउंट खोल सकता है अगर 5 करोड़ से ऊपर आप सीसी एंजॉय कर रहे हैं तो। और 10% से नीचे वाले बैंक क्या कर सकते हैं फिर, तो उनको बोला गया कि वो लोग सिर्फ कलेक्शन अकाउंट्स खोल सकते हैं। अभी कलेक्शन अकाउंट का क्या मतलब होता है कि वो ऐसे अकाउंट्स होंगे जिनमें सिर्फ जो भी रिसीट्स हैं, जो भी आपके बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं वो कुछ कलेक्शंस हैं जो उनमें डाल सकते हैं, पर वहाँ से पेमेंट्स और कोई नहीं हो सकते। वहाँ का पैसा ऑटो आइडियली तो जो गाइडलाइन बोलता है ऑटोमेटिकली आपके सीसी अकाउंट में आ जाना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, आपके पास क्या मोटिवेशन रहेगा ये अकाउंट मेंटेन करने के लिए, और उससे ज़्यादा आपके कौन से बैंक के पास ये मोटिवेशन रहेगा ये अकाउंट मेंटेन करने के लिए। और उसमें एक और चैलेंज आ रहा है कि आरबीआई कलेक्शन अकाउंट खोलने वाले बैंक के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है कि इट हैज़ टू इंश्योर कि वो पैसा सीसी अकाउंट में जाए और कहीं नहीं जाए। तो प्रैक्टिकली ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। मैंने कुछ बैंकर से बात भी करी मैं, और मतलब टेक्निकली स्पीकिंग अभी तक वो चेक्स एंड कंट्रोल्स जो है वो बैंक्स के सिस्टम्स में है नहीं। वो लोग 100% इंश्योर नहीं कर सकते कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, तो वो भी इवेंचुअली फिर कस्टमर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सर आप ये अकाउंट फिर और किधर यूज़ मत कीजिएगा। कि इतना ऑटोमेशन अभी सारे बैंक्स के, सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह सबके सिस्टम्स में आया ही नहीं है। तो एंड में क्या होगा फिर, अगर वो ब्रीच हो जाता है गलती से, आपका कोई टीम उसमें कोई और पेमेंट कर देता है, तो मतलब मुझे तो एक कलेक्शन अकाउंट का फंडा इससे समझ में नहीं आता। तो मेरा तो सिंपल सजेशन है, अगर 5 करोड़ से ऊपर की आपकी सीसीओडी है तो आप जो है अपना जो भी 10% से ऊपर वाला जो आपका सीसी बैंकर है सिर्फ उनके साथ ही करंट अकाउंट खुलवाएं। और उसमें एक और छोटा सा पॉइंट है कि अगर कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जिसका 10% एक्सपोजर है ओवरऑल एक्सपोजर में, तो फिर जिस भी बैंक का हाईएस्ट एक्सपोजर है आपके सीसी लिमिट में उसके साथ आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, सिर्फ उसी के साथ आप करंट अकाउंट रादर खुलवा सकते हैं। फिर अब आते हैं उन कस्टमर्स पे जो सीसीओडी के फॉर्म में बैंकिंग लिमिट्स अवेल नहीं कर रहे हैं पर कोई टर्म लोन ले रखा है उन लोगों ने। तो उन कस्टमर्स के लिए वही गाइडलाइंस एप्लीकेबल हैं जो 6 अगस्त वाले सर्कुलर में आई थी। तो उनको समझने के लिए आप जो आई बटन में वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, उसको सेम ही रखा है। उसमें सिंपली यही किया हुआ था कि अप टू 5 करोड़ वेव किया हुआ था, फिर 5 to 50 करोड़ एक है जो आपको फॉलो करना है, और 50 करोड़ से ऊपर वालों को
एक अलग गाइडलाइन फॉलो करना है। तो आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स जो हैं वो रादर मोस्ट ऑफ व्यूअर्स जो हैं इस चैनल के वो 5 करोड़ से नीचे वाले ही होंगे। तो आई थिंक हमारे लिए जो मोस्टली एप्लीकेबल था वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब हम आ जाते हैं उन एग्जेम्पशंस पे कि अगर आपका सीसीओडी का एक्सपोजर 5 करोड़ से ऊपर भी है फिर भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आप कौन से अकाउंट्स खोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के कोई अगर अकाउंट है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एस्क्रो अकाउंट आपको खोलना है तो वो आप खोल सकते हैं। कोई डिविडेंड अकाउंट किसी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलना चाह रही है तो वो फ्रीली खोल सकते हैं। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेन जो इस चैनल के व्यूअर्स के लिए ज़्यादा आई थिंक एप्लीकेबल होगा वो ये है कि हो सकता है कि जिस बैंक के साथ आपका सीसी लिमिट चल रहा है उसके पास कोई टैक्सेस पे करने की जो अथॉरिटी है वो ना हो, या फिर शायद डायरेक्टली पे करने की ना हो, आईडीबीआई या किसी दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू पे करते हो, जिसके वजह से ज़्यादा टाइम लगता है उसको पेमेंट को होके और सेटल होने में। तो वो हिसाब से अब ये कर दिया गया कि अगर सिर्फ टैक्स रिलेटेड कोई पेमेंट्स करने हैं तो आप जो टैक्स ऑथराइज बैंक से उनके साथ एक अकाउंट खोल सकते हैं। उसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायरमेंट है अगर, तो अगेन कुछ ही सिलेक्टेड बैंक है जिनको अथॉरिटी है कि वो स्टैम्प ड्यूटीज कलेक्ट कर सके गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो फिर उस पर्पज़ के रिलेटेड भी आप वो अकाउंट्स खोल सकते हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जिनका बीच बीच में कुछ रिक्वायरमेंट आता है कि उनको कोई बैंक गारंटी फर्निश करनी होती है बोरोवर ने, और वो बैंक गारंटीज वो स्पेसिफिकली कुछ 8-10 टॉप जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी ही डिमांड करते हैं। तो फिर ऐसे में हो सकता है कि आपको किसी एक ऐसे एक्सेप्टेबल बैंक के साथ अकाउंट खुलवाना पड़े उस टाइम पे। तो ये सब जो है आरबीआई ने फाइनली अब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को मद्देनजर रखते हुए ये सारे जो प्रैक्टिकल एक्सक्लूजन है वो दे दिए हैं। तो ये सब अकाउंट अब आप फ्रीली ओपन कर सकते हैं। 6 अगस्त के सर्कुलर में करंट अकाउंट मेंटेनेंस के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था टर्म लोन के डिसबर्समेंट्स से भी लेके, जो बहुत ही एक छोटा सा पॉइंट एक जगह कोने में कैप्चर किया हुआ था तो बहुत सारे व्यूअर्स से मिस हो जाता है, तो वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी अगर आप टर्म लोन का डिसबर्समेंट आप ले रहे हैं बैंक से तो वो पैसा जो है वो आपके करंट अकाउंट या सीसी अकाउंट में आने के बजाय डायरेक्टली वेंडर के अकाउंट में जाना चाहिए, जहाँ से भी आप कुछ खरीद रहे हैं, जो भी केपेक्स आप कर रहे हैं। पर उसमें भी अब बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ गए और ये हमने भी हमारे प्रीवियस वीडियो में इनफैक्ट हाईलाइट किया, आप देखेंगे तो आपको भी रियलाइज होगा। हमने भी ये क्वेश्चन उठाए थे कि अरे जरूरी तो नहीं है कि हर टर्म लोन का डिसबर्समेंट जो है वो किसी एक्सटर्नल वेंडर के पास ही जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कोई टर्म लोन का डिसबर्समेंट आप रीइंबर्समेंट ऑफ केपेक्स के लिए ले रहे हो सकते हैं, जहाँ पे आप खर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं एक मशीनरी खरीदने के लिए और बैंक में सैंक्शन होने में टाइम लग गया था, तो अब वो पैसा आपके पास आ रहा है, तो वो भी अलाउड है। देन कोई जनरल बिजनेस पर्पज के लिए भी कई बार लोन्स होते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए कई बार बैंक लोन सैंक्शन करते हैं, तो फिर उसका डिसबर्समेंट तो बोरोवर को देना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है जिसका कोई स्पेसिफिक वेंडर है ही नहीं सामने जिसको पेमेंट करना है। फाइनली फिर इन सब के अराउंड भी आरबीआई ने क्लैरिफाई कर दिया है इस नोटिफिकेशन में कि जो भी ऐसे डिसबर्समेंट्स है टर्म लोन के जिनका जो डेस्टिनेशन है वो अनआइडेंटिफाइबल है, वो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कराया जा सकता कि हाँ भाई ये फलाने वेंडर से ये मशीनरी खरीदी है या इससे कुछ हमने फलानी सर्विस ली है। अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है तो आपका बैंक फ्री है आपके करंट अकाउंट या सीसी अकाउंट में इसको उस ड्रॉडाउन वाले अमाउंट को, डिसबर्समेंट वाले अमाउंट को क्रेडिट करने के लिए। और बस उसके बाद एक लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि बैंक्स को बोला गया है कि मिनिमम 6 महीने में एक बार, हाँ जी फ्रेंड्स, मिनिमम हाफ ईयरली बेसिस पे बैंक्स को अब जो है वो सारे अपने बोरोवर्स का जो एक्सपोजर है ओवरऑल बैंक एनवायरमेंट जोन का जो भी एक्सपोजर है टोटल फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, उस पूरे को जो है वो मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। और जो भी फिर बोरोवर्स इस 6 महीने के गैप में जब भी वो मॉनिटर करते हैं तो उसमें जो भी बोरोवर्स फिर इस गाइडलाइंस के एम्बिट में आ जाते हैं तो उनके ऊपर ये जो भी एक्शन लेना है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से वो विद इन 3 मंथ्स ऑफ दैट डेट उनको लेना पड़ेगा। तो आप भी केयरफुल रहिएगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो 3 महीने के अंदर अंदर आप आपके बैंक्स के साथ ये जो भी नया अरेंजमेंट है वो कर लें, नहीं तो आपके अकाउंट जो है वो अनटाइमली फ्रीज हो सकते हैं। एंड इस नोटिफिकेशन का जो अब लास्ट डेट आया था वो 30 नवंबर आया था, तो आई होप आप उसके पहले ये सब कुछ रिजॉल्व करवा चुके हैं, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि अगर आप आपके बैंक से टच में नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिएगा आपका अकाउंट फ्रीज हो गया होगा 30 नवंबर के बाद, अगर आप कंप्लाइंट नहीं है इस गाइडलाइन से तो। एंड इस नोटिफिकेशन में लास्ट में एक और पॉइंट डाला हुआ है कि बिकॉज ये जैसा मैं बता रहा था पूरी झड़ी लगा रखी है आरबीआई ने लास्ट 1 साल से इसके अराउंड नोटिफिकेशंस की, तो उसमें नीचे लिखा है कि कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन जो है वो आरबीआई बहुत ही जल्द रिलीज करेगा, तो जिसमें आई थिंक ये जो सारे पॉइंट्स है जो अलग अलग अभी बिखरे हुए हैं, बटे में बहुत सारे सर्कुलर्स में, बहुत सारे एफएक्यूज हैं जो बहुत सारे नोटिफिकेशन में फिलहाल बिखरे हुए हैं, तो अगेन उनको वो लोग थोड़ा कंसोलिडेट करके एक फाइनल नोटिफिकेशन डाल देंगे एंड हम लोग विल बी वेरी हैप्पी टू क्विकली कवर देम, क्योंकि हमने आई डोंट थिंक इस वीडियो के बाद अब और कुछ एडिशनल उसमें बताने के लिए बचेगा, तो जो भी क्विक उसका समरी है, ग्लांस है, वो हम एक क्विक वीडियो बनाकर उससे रिलेटेड भी अपलोड कर देंगे। सो ग्रेट गाइस, इस नोटिफिकेशन के बारे में बस इतना ही।
उसके अलावा अगर आपको GECL जो गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन करके गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, जिसमें आप आपके 29 फरवरी 2020 के आउटस्टैंडिंग लोन का कुछ 20 या 40% जो है वो एक लोन के फॉर्म में गवर्नमेंट से ले सकते हैं, जिसकी गारंटी गवर्नमेंट खुद दे रही है। तो उसके अराउंड एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसके रिगार्डिंग आप जो भी समझना चाहें उन वीडियोस के थ्रू समझ सकते हैं। एंड उसके अलावा भी मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि सारे जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पे वो एक बार चेकआउट कर लें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके आपका फीडबैक या कोई क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो ग्रेट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सो फार। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए एंड मैं बहुत जल्द फिर से आपको मिलूंगा ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।